गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में आप क्लास 9th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही रोचक है और विश्व इतिहास की घटनाओं को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, कहानी के रूप में बताया जाएगा, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले जो हिटलर का उदय, जर्मनी में हिटलर का उदय है, उसको जानने से पहले, हालांकि आप यहाँ पर जो है कि हिटलर की फ़ोटो भी देख रहे हैं, ये भी देख लीजिए कि हिटलर देखने में कैसा था। तो हिटलर के उदय के पहले की घटनाएं, यानी वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, उनको हम लोग इसमें देखते हैं। तो बच्चों, 1945 ईस्वी की बात है। हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। यह एक कहानी है, इसको ध्यान से आप समझिए। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसके माता पिता बहुत ही गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के जो पिता थे वे एक जाने माने चिकित्सक हुआ करते थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। हेलमुट के माता पिता बहुत ही घबराहट भरे शब्दों में, स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। तो अगले दिन वे हेलमुट को लेकर, उसके जो पिता थे वे हेलमुट को लेकर के बाग में घूमने गए, और यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया था। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में पहुंचकर खुद को गोली मार ली। ये बहुत ही रोचक घटना है। तो हेलमुट की यादों में वह क्षण आज भी जिंदा है। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा, क्योंकि वह एक छोटा सा बच्चा था, कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी ठीक से खाना नहीं खाया, और उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। तो हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसके पिता नाज़ी थे और वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। और एडोल्फ हिटलर ने जितने भी अत्याचार किए थे उसमें उन्होंने भी उसका सहयोग किया था। और आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, और आपको शायद यह भी पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति, सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुन रखा होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। तो आइए आप यह समझने की अब कोशिश कीजिए कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। और इस सिलसिले में सबसे पहले आप यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की,
वे किस किस बात से डरे हुए थे, उनको किस बात की चिंता सता रही थी कि वे आत्महत्या कर लिए। बच्चों, इस घटना को जानने से पहले आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, तो आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच दुनिया के दो प्रमुख गुटों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें एक गुट को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है, जिसमें इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे, और जो दूसरा गुट था उनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल थे। तो यह जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। तो मई 1945 में ही जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि हिटलर को यह अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली, और युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। और युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हेलमुट के पिता थे वे जो है कि क्यों आत्महत्या किए। तो निश्चित तौर पर जो है कि जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था, और जर्मनी की हार के साथ ही जो हिटलर था वह भी आत्महत्या कर लिया, और उसके समर्थकों में जो है हेलमुट के पिता थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा आप नाज़ी शब्द का भी मतलब समझ जाइए कि नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाज़ी-युडाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाज़ी-युडाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता है। और दूसरी बात जो है, अब हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाज़ियों ने ऐसे कौन से काम किए थे जिनकी दुनिया भर में निंदा की गई थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से निशाना बनाया गया और उनको मारा गया। तो इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, और साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए थे हिटलर के इशारे पर। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। ये सारे कृत्य जो है हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में किए गए थे, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल जो अदालत बनाई गई थी न्यूरेमबर्ग जो है जर्मनी में ही एक शहर है, उसमें
केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी गई थी। बाकी अपराधियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो जो सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों की जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी, ये कम थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। अब यहाँ पर आपको यह भी समझना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध भी 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था, जिसमें भी जो एक्सिस पावर थी, धुरी शक्तियाँ या जिसको केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता है, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया ये देश शामिल थे। और मित्र राष्ट्र थे जिसको सहभागी गठबंधन भी कहा जाता है, ट्रिपल एंटिटी भी कहा जाता है, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। अमेरिका और इटली ये बाद में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। तो वो अनुभव क्या था जिसके कारण आपके जर्मनी में नाज़ीवाद का या हिटलर का उदय हुआ। तो बच्चों, आपको प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आप देखिए वाइमर गणराज्य का जन्म। तो वाइमर गणराज्य का जन्म जो है कि भी जर्मनी में हिटलर के उदय का एक कारण माना जाता है। तो वाइमर गणराज्य क्या था? तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जिनको मित्र राष्ट्र कहा जाता है, इनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। और दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में शामिल हुई थीं कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी और सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद इस युद्ध से थी। लेकिन उनमें शामिल होने वाले देशों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को तहस नहस कर देगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देगा। यह इस बात का अंदाज़ा उनको नहीं था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआती दौर में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस गुट को, इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। यानी मित्र राष्ट्रों को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी हार गया। अब इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को ही मुख्य दोषी ठहराया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब जर्मनी जो हार गया तो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय के साथ ही वहाँ के सम्राट ने पद त्याग दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार से एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका मिला। और इसी सिलसिले में जो जर्मनी के प्रमुख राष्ट्रीय दल थे, उन्होंने वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई। वाइमर जर्मनी में ही है, एक स्थान है। तो वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया।
तो नई व्यवस्था जो वहाँ पर सरकार की व्यवस्था बनाई गई, उसमें जर्मन संसद, जिसको कि राइक स्टाग भी कहा जाता है, तो जर्मन संसद के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। अब प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी प्रदान किया गया। लेकिन यह जो नया गणराज्य स्थापित हुआ, जिसको कि वाइमर गणराज्य कहा जाता है। अब वाइमर गणराज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नई सरकार प्रथम विश्व युद्ध के हार के बाद जर्मनी में बनी थी, उस नई सरकार का गठन जो है किस तरह का होगा, कैसे यह सरकार चलेगी, यह वाइमर नामक स्थान पर ही तय किया गया था। तो इसलिए इसको वाइमर गणराज्य भी कहा जाता है। लेकिन यह जो वाइमर गणराज्य था, यह जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थीं। और कठोर शर्तें कहाँ थोपी गई थीं? वर्साय की संधि में। वर्साय की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जो संधि की थी, उसमें जर्मनी की जनता के लिए यह बहुत अपमानजनक संधि मानी जाती है और कठोर संधि मानी जाती है। क्योंकि इस संधि में जो है जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर बहुत सारी शर्तें, बहुत सारे जो है कि दंड थोप दिए गए। और इसी की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह अयस्क के भंडार और 26% कोयला भंडार, ये सब जो है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। यानी इतना बड़ा जुर्माना जो है जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। तो जर्मनी की जो रही सही ताकत थी, उसको भी खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी कि ताकि वो आगे से ऐसा युद्ध न कर सके। और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वार गिल्ट क्लाज कानून के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। और बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 प्रश्न इस टॉपिक से आपको पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि वाइमर गणराज्य जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को क्यों पसंद नहीं था। तो आपने ये जाना कि जर्मनी के बहुत सारे लोग वर्साय की अपमानजनक संधि जो जर्मनी पर थोपी गई थी, उसका कारण वाइमर गणराज्य के शासकों को ही मानते थे। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि वर्साय की संधि के बारे में लिखिए, यानी वर्साय की संधि की मुख्य बातें कौन कौन से थीं। तो ये मुख्य बातें जो है आपको अभी बताई गई। ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक आपका इसके उत्तर के रूप में आएगा। अब युद्ध का असर, नेक्स्ट टॉपिक है युद्ध का असर। तो प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप, जो कि कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, वह युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अब वो कर्ज देने वाला महाद्वीप नहीं रह गया, बल्कि कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। और विडंबना यह थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था।
और इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो झेलना ही पड़ा, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। तो वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से, हिमायती मतलब जो समर्थक थे वाइमर गणराज्य के, उसमें मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे, जबकि रूढ़िवादी जो पुरातन पंथी विचारधारा के थे, जो राष्ट्रवादी थे, वे वाइमर गणराज्य के समर्थकों को एक प्रकार से उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। और मजाक कैसे बनाना शुरू कर दिया? वाइमर गणराज्य के समर्थकों को वे नवंबर के अपराधी कहकर खुलेआम मजाक बनाना शुरू कर दिया। और इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर भी गहरा असर रहा। तो पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जो राष्ट्रवादी विचार फैलाया जा रहा था उसके तहत राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। यानी आप देखिए कि राष्ट्रवाद की भावना को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लोगों में महिमा मंडित किया जाने लगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी को बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। तो सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गई थी। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को इन कारणों से व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। और उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो बच्चों, ये सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण से आप देखेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था। अब आइए देखिए, कुछ शब्द हैं। हर्जाना शब्द है जैसे, तो हर्जाना शब्द का क्या मतलब है यहाँ पर आप देख लीजिए। किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना, ये हर्जाना कहलाता है। खंदक क्या होता है? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे, ये जो है खंदक कहलाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।